ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है। ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जब असली में सभी के सामने नक्श की असली आइडेंटिटी आएगी तब क्या होगा? माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और देखना, इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा और सारे नेगोशिएशन खुद संभाल लूंगा। ये क्लीन नहीं है, इंडिया है इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया है। बीते सालों में कई बार जावेरी खानदान ने भानुशाली ग्रुप को प्रपोजल्स भेजे थे, लेकिन उन्होंने सारे प्रपोजल्स रिजेक्ट कर दिए। अब इसके पीछे की असली वजह जो कोई भी हो, लेकिन भानुशाली परिवार हर मामले में जावेरी खानदान से 10 कदम आगे था। ऊंचा और पावरफुल होने के कारण उन्होंने जावेरी खानदान को कभी घास तक नहीं डाली। यहाँ आने से पहले मुझे एक बहुत ही रिलायबल न्यूज मिली है कि भानुशाली ग्रुप अपना सीईओ बदल रहा है, और ये भी सुनने में आया है वो सीईओ बहुत ही यंग है। किसी के पास कोई आइडिया है कि भानुशाली ग्रुप के उस सीईओ से मुलाकात कर सके? अगर जिस किसी का भी आइडिया कामयाब हो गया और भानुशाली ग्रुप के साथ जावेरी खानदान का कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, तो वो इंसान जावेरी खानदान का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर होगा और उसे मैं अच्छा खासा इनाम भी दूंगी। अच्छा, मुझे जाने दो, मैं ये डील क्लोज करके आऊंगी। अनिका भी अपना मुंह खोलकर अपनी बात रखना चाहती थी, लेकिन जब अनिका ने जावेरी खानदान में अपनी जगह रियलाइज की, जो बाकी के कजिन से काफी नीचे थी, तो अनिका ने अंत में शांत रहने का फैसला लिया। आखिर में कल्याणी की नजर मैम्बो अंकल पर गई, जिनके चेहरे पर ईगरनेस के हाव भाव पहले से ही दिखाई दे रहे थे। नवीन, ये मैटर को तुम हैंडल करोगे? चलो इसी बहाने हमें ये तो पता चला कि मैम्बो अंकल का असली नाम नवीन जावेरी था। माँ बिल्कुल ही परेशान मत हो, इस बार ये डील मैं क्लियर करके आऊंगा। एक तरफ माँ और बेटे के बीच में कुछ सीरियस बातें चल रही थी, तो दूसरी तरफ नक्श भाई साहब का खाना हो गया था। मैम्बो अंकल डील क्लोज करेंगे, निगोशिएशंस भी करें। भाई, इतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर कहां से आया? ये क्लीन नहीं है, इंडिया है इंडिया। यहाँ सब कुछ परखा जाता है और मैम्बो अंकल को तो पता ही नहीं कि उन्होंने भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को पहले ही ऑफेंड कर दिया और उसके बाद भी भानुशाली ग्रुप से कनेक्शन बनाने की बात कर रहे हैं। खाना बहुत अच्छा था। ऐसे लगा आज पहली बार मैंने दिल खोल के खाना खाया। फैमिली गैदरिंग खत्म होने के बाद नक्श अनिका और चित्रा को लेकर घर की तरफ निकल पड़ा था। रास्ते में अनिका ने नक्श की किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस कल्याणी की बातें घूम रही थी कि कैसे जावेरी खानदान भानुशाली ग्रुप के साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, और उस डील को क्लोज करने की जिम्मेदारी मैम्बो अंकल को दी गई। अनिका के मन में ये सारी बातें घूम रही थी, और वो जितना इस बारे में सोच रही थी उतनी ही ज्यादा उसे इरिटेशन हो रही थी। अनिका का बर्ताव देखकर नक्श को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी स्ट्रेस्ड है, लेकिन उस समय नक्श ने कुछ नहीं कहा। रात को सोने से पहले अचानक से नक्श जमीन पर लगाए अपने बिस्तर से उठा और सीधा बेड की तरफ बढ़ा। अनिका, एक बात करूं तुमसे? तुम ना टेंशन मत लिया था, सब ठीक होगा। और हाँ, मैम्बो अंकल की टेंशन तो जरा भी मत लेना। वो भानुशाली ग्रुप के साथ डील क्रैक नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो डील तुम्हारे अलावा कोई और क्रैक नहीं कर पाएगा, पक्का। तो तुम टेंशन मत। नक्श की बात सुनकर एक पल के लिए अनिका शॉक्ड रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नक्श ने उसके दिमाग में चल रहे उन थॉट्स को पहचान लिया था। हालांकि जो कुछ भी नक्श ने कहा, उसे सुनने के बाद अनिका स्पीचलेस हो गई थी। खैर, जो कुछ भी था, इस कश्मकश में 3 से 4 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला,
और वो दिन आ गया जब भानुशाली ग्रुप को अपना नया सीईओ मिलने वाला था। नक्श के दादाजी ने उसे सुबह ही कॉल करके बता दिया था कि आज उसकी ज्वाइनिंग है। नक्श ने अपना स्कूटर उठाया और हवा से बात करते हुए भानुशाली ग्रुप के ऑफिस की तरफ निकल पड़ा था। भानुशाली ग्रुप का मेन ऑफिस सूरत की सबसे पॉश लोकेलिटी में था। नक्श के मन में एक बात और खटक रही थी। इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ होकर वो एक स्कूटर चला रहा था, इसलिए नक्श ने तय किया कि वो अपना स्कूटर ऑफिस के बाहर रोड के सामने की तरफ पार्क करेगा। अभी नक्श अपने स्कूटर को लेकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक लग्जरी कार अचानक से आई और उसने नक्श के स्कूटर को ठोक दिया। What is happening here? अरे यार, खून निकल रहा है। अरे इसका नुकसान कौन भरेगा? दिखता नहीं है तुझे? ये इससे पहले कि वो लग्जरी कार के ड्राइवर से कुछ कहता, अचानक से उस कार का दरवाजा खुला और नक्श को शिवानी के दर्शन हुए। Shit! सड़क पर देखकर नहीं चला सकते क्या? शिवानी तुम? अरे नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, क्या कोइंसिडेंस है। नक्श भी आज ही सीईओ की कुर्सी पर बैठेगा और शिवानी भी आज ही अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने आई। शिवानी और भानुशाली ग्रुप के बीच अब एक नया रिश्ता बनने जा रहा था। ऐसे में भला नक्श शिवानी के साथ इस हादसे को लेकर बहस कैसे कर सकता था? नक्श, तुम्हें देखकर चलाना चाहिए ना। देखो, मेरी कार डैमेज हो गई। तुम तो इसका पैसा भी नहीं भर सकते, है ना? जब नक्श ने शिवानी की बात सुनी तो वो पूरी तरह से चौंक उठा और सरप्राइज टोन में बोला, ये कैसी बातें कर रही हो तुम शिवानी? बल्कि तुम्हारी गाड़ी ने मेरी गाड़ी से टक्कर मारी, देखो कितना नुकसान हुआ, मुझे भी इसकी भरपाई कौन करेगा? और तभी नक्श ने देखा कि ब्लू कलर का सूट पहने एक आदमी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। अरे शिवानी, तुम? मैंने सोचा था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुम कुछ दिनों के बाद आओगी। विपुल, आई एम सॉरी। देखो ना, मेरे यहाँ आते क्या हो गया। क्या तुम इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करोगे प्लीज? जैसे ही शिवानी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही विपुल के दिल में कुछ होने लगा। अचानक से उसके मन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल आने लगा। अब और किसने तुम्हें यहाँ स्कूटर चलाने की परमिशन दी? कहाँ स्कूटर चला जाएगा, कोई बताएगा मुझे? और यहाँ कोई बोर्ड लिखा है कि यहाँ स्कूटर नहीं चला सकते, तो गाड़ी को भी नहीं आना चाहिए ना? अरे सब आपके सामने, आपको दिखाई नहीं दे रहा? इनकी गाड़ी तेजी से आई और मेरी गाड़ी से टकरा गई, तो मेरा कितना नुकसान भी हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? गलती इनकी है, मेरी नहीं है। और तुम मुझे ज्ञान बांट रहे हो? विपुल, ये वो नया वाला गार्ड तो नहीं है जो तुम हायर करने वाले थे? अचानक से विपुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उन्होंने न्यूज़पेपर में एक सिक्योरिटी गार्ड की एड निकाली थी। विपुल की नजर नक्श के खटारा स्कूटर पर गई। ये सब देखकर विपुल को भी लगने लगा कि नक्श ही वो सिक्योरिटी गार्ड है जिसे आज से ज्वाइन करना था। मैं ऐसे लोगों को काम करने की परमिशन नहीं दूंगा। शिवानी, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी से नौकरी से निकाल दूं। ओए बच्चू, यहाँ से उल्टे पैर रवाना हो जाए। अब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। यू आर फायर्ड। एक सेकंड, मैं निकल जाऊंगा, लेकिन बस आप मुझे ये बताइए, मिस्टर विपुल नगर, असिस्टेंट एचआर नागर, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें अथॉरिटी किसने दी एक एचआर होके भानुशाली कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय को फायर करने? बस ये बता, मैं निकल जाऊंगा। नक्श का सवाल सुनकर विपुल के चेहरे के तोते उड़ गए थे। अच्छा, तुम कह रहे हो कि विपुल के पास तुम्हें फायर करने की अथॉरिटी नहीं, बट हेड एचआर के पास तो है। वेट। 5 मिनट से भी कम समय के अंदर सूट पहने एक औरत भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से बाहर आई। वो औरत भानुशाली ग्रुप के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की हेड एचआर नैनिका थी और साथ ही साथ वो शिवानी की चाची भी थी। क्या तुमने इसकी कार को टक्कर मारी है? जल्दी से सॉरी बोलो और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा और फिर वही ये मामला हैंडल करेंगे, समझे? अजीब नमूने भरे हुए हैं यार इस ऑफिस में। मतलब मैडम, आपको जानता है नहीं तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? और अगर आपको पुलिस को बुलाना है तो शौक से बुलाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम। चाची, what is happening here? क्या ये लड़का नैनिका मैम को नहीं जानता? अब तो लगता है इसको फायर करेंगे। जब नैनिका ने नक्श को देखा, जिसके चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तुम हमारी ऑफिस के नए सिक्योरिटी गार्ड हो, है ना? तो सुनो, तुम्हें यहाँ नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर फायर्ड, प्लीज लीव। देखो,
चुपचाप पतली गली से निकल जाओ, वरना मैं यकीनन पुलिस को बुलाऊंगी और वो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। समझ गया तो फिर क्या हो रहा है? तुम्हें इंसानी भाषा समझ में नहीं आती क्या? या फिर तुम इतनी ढीठ हो? चिक्कू कहेंगे। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए इतने अनलकी हो। आज मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी और तुम्हारी वजह से मेरा नुकसान हो गया, और उस नुकसान को भरने के तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है। सी योरसेल्फ। हाँ, और अब ये लोग तुम्हें जाने को बोल रहे हैं और तुम जा भी नहीं रहे हो। तुम चाहते क्या हो? I said get out from here. मुझे तुम्हारी ये शक्ल दोबारा नहीं देखी। Get lost. नक्श अभी भी एकदम शांत था। ये देखकर नैनिका को भी गुस्सा आया, लेकिन इससे पहले कि नैनिका कुछ बोलती, अचानक से कार के हॉर्न की आवाज आई। कार का दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की कार से बाहर आई। अपने चेहरे पर सनग्लासेस लगाए वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की के कदम सीधा नक्श की तरफ बढ़े और नक्श के करीब जाकर उसने हल्का सा झुकते हुए कहा, सॉरी सर, वो एक्चुअली मैं कंपनी की नई सीजनल एनुअल रिपोर्ट्स बनाने में लग गई थी और मुझे समय का जेन्युइनली पता नहीं चला। आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज फॉरगिव मी। उस लड़की की बातें सुनकर नक्श को अंदाजा हो गया था कि यही उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नंदिता है। सर एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा ट्रैफिक मिल जाएगा। सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। नंदिता, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये लड़का अपने ऑफिस का नया सिक्योरिटी गार्ड है और तुम उसे सर बुला रही हो। तुम ठीक तो हो? सिक्योरिटी गार्ड? जी हाँ, ये हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। जैसे ही नंदिता के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वहां कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा छा गया और उसके बाद सभी एक साथ जोर जोर से हंसने लगे थे। ओह माय गॉड, ये लड़का हमारी कंपनी का सीईओ है। इसको सीईओ का मतलब भी मालूम है? मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। ये रहे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे यशवर्धन सर ने पर्सनली नए सीईओ के लिए दिए थे। शिवानी, जो नैनिका के ठीक बाजू में थी, नंदिता की बात सुनकर उस फोटो को देखने लगी। उस फोटो में मौजूद शख्स नक्श की तरह ही दिख रहा था, लेकिन उस शख्स का टेम्परामेंट नक्श से काफी ज्यादा अच्छा था। शिवानी तो अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि फोटो में मौजूद शख्स नक्श ही है। मिस नंदिता, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नक्श है, मेरा क्लासमेट। इसे मैं अच्छे से जानती हूँ। आप इसकी अपीयरेंस तो देखो। ये भानुशाली ग्रुप का सीईओ हो सकता है क्या? बच्चों, पतली गली से निकल ले, वरना पुलिस निकालेगी। क्या बात है, आपकी बातों से तो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गया है कि यही हमारी कंपनी के नए सीईओ हैं। यशवर्धन सर ने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके हिसाब से हमारे कंपनी के नए सीईओ का नाम नक्शी है। और देखिए, इनका नाम भी नक्शी है। डॉक्यूमेंट्स पे भी इनका नाम लिखा है। दरअसल ये फोटो ना 3 साल पहले की है। सो ऑब्वियसली 3 साल पहले हमारे सीईओ थोड़े से और जवान दिखते थे। जैसे ही नंदिता ने ये जानकारी सभी को बताई, वैसे ही नैनिका और शिवानी उन डॉक्यूमेंट्स की तरफ झपटे जो मिस्टर यशवर्धन ने नंदिता को दिए थे। और जैसे ही उनकी नजर सीईओ कॉलम में नक्श के नाम पर पड़ी, वैसे ही उन दोनों की जिंदगी में कड़कती फड़कती बिजली आ गिरी थी। नैनिका शांत रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, जहां उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतने कैजुअल कपड़े पहनने वाला लड़का भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ हो सकता है। ये क्या कर दिया नैनिका तुमने? सीईओ सर, प्लीज, मैं अंधी हो गई थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माना कि मेरी गलती है, लेकिन एक मौका और दीजिए, मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नक्श, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। I'm sorry। नक्श ने शिवानी से कुछ भी नहीं कहा और नक्श का ये अंदाज देखकर शिवानी ने भी अपना सर नीचे कर लिया था। अरे, ऐसे बच्चों को भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत चिंता है, लेकिन ये बच्चों ये भूल गया कि किसको फायर करने की इनकी हैसियत है और किनको नहीं। चल मैं सिखा देता। सॉरी सर, सॉरी। यू आर फायर। सॉरी सर। नक्श ने रजनीकांत की तरह अपना रूप दिखाया और ये रूप देखकर
सभी की सांसें अटक गई थी। जैसे ही नक्श अपने कैबिन में पहुंचा, वैसे ही उसके दिल ने राहत की सांस ली। इसमें कोई शक नहीं कि क्यों भानुशाली ग्रुप सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात में फेमस है। इस कंपनी का ऑरा, इस कंपनी का कल्चर, डेकोरेशंस, इंटीरियर्स, वाह! जब नक्श को भानुशाली ग्रुप से बेदखल किया, उसके बाद से नक्श ने कभी भी इस तरह के हाई एंड ऑफिस में कदम नहीं रखा था। मन ही मन इस नाम को और भी आगे ले जाने की कसम खाते हुए उसका दिल और भी ज्यादा खुश हो गया था। सर, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। बस वो शिवानी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, तो आप प्लीज देख लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है और मुझे नहीं पता कौन सा। नक्श, भूलो मत, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन ही करने आई थी। शिवानी ने अपने होंठ दांतों में दबाए और उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अननेचुरल स्माइल आ गई थी। खटारा स्कूटर बदलना पड़ेगा। क्या खाता तुमने? यू गेट आउट। ये बोलते हुए नक्श जोर जोर से हंसने लगा कि तभी सीईओ के कैबिन पर नॉक हुआ। सेक्रेटरी नंदिता के कदम कैबिन के अंदर बढ़े और उसने नक्श के करीब जाते हुए कहा, सर वो जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं। जैसे ही नक्श ने नंदिता के मुंह से नवीन जावेरी का नाम सुना, वैसे ही मैम्बू अंकल का चेहरा उसके सामने आ गया और वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया। उस बेवकूफ को जल्द से जल्द यहां से रवाना करो और जावेरी खानदान को अच्छी तरह इन्फॉर्म करो कि अगर उन्हें भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ बिजनेस करना है, कनेक्शन बनाना है, तो फिर उस बेवकूफ को दोबारा यहां नहीं भेजें। लेकिन लीव। थैंक यू सर। आओ आओ। श्योर सर। नक्श ने तो नंदिता को यह मैसेज दे दिया था, लेकिन दूसरी तरफ मैम्बू अंकल भानुशाली ग्रुप के ऑफिस के मेन हॉल में बैठकर अपनी मां कल्याणी के हाथों से एक नई कार लेने का सपना संजो रहे थे। लेकिन इस सपने को टूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जब नंदिता ने मैम्बू अंकल को सीईओ का मैसेज दिया तो मैम्बू अंकल शॉक्ड रह गए थे। सीईओ का मैसेज देने के बाद नंदिता वहां से चली गई, लेकिन मैम्बू अंकल शॉक स्टेट में अभी भी यही सोच रहे थे कि ये क्या, मैं तो मिला भी नहीं हूं, तो बिना मिले ही मुझे रवाना कर दिया। जब जावेरी खानदान के बाकी परिवार वालों को मैम्बू अंकल का किस्सा पता चला तो सभी उस टॉपिक पर डिस्कस करने लगे थे और अब कल्याणी चाहती थी कि इस मैटर को कोई और हैंडल करे। नवीन, कोई बात नहीं, ये जो भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ है, ये सुना है बहुत ही जवान है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का मौका मिला है, तो इसमें कोई शक नहीं कि उसमें घमंड ना हो। और ऐसे में वो हमारी जैसी फैमिलीज के साथ शुरुआती के दिनों में ऐसा तो करेगा ही, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो हमारे खानदान के और लोगों के साथ भी मिलना चाहता है और अगर उसे जिसमें दिलचस्पी दिखी तो वो उसके साथ खुशी खुशी मीटिंग करके डील फाइनल करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी ये डील हमारे हाथ से नहीं गई। तो मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि तुम लोगों में ऐसा कौन है जो भानुशाली ग्रुप के सीईओ के साथ मीटिंग करने में अपने आप को ज्यादा सुटेबल समझता है। एक तरफ जहां सभी लोग खामोश थे तो वहीं अचानक से मैम्बू अंकल के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया और उस आइडिया के बारे में सोचते हुए उनके चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तुरंत ही वो अपनी चेयर से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, माँ, मुझे लगता है कि उस नए सीईओ से मिलने के लिए हमारी अनिका बेटी सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। मैम्बू अंकल की वजह से सेंटर ऑफ अटेंशन पूरी तरह से अनिका पर आ गया था, लेकिन अनिका ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम्बू अंकल इतने बेशर्म हो जाएंगे कि इतने हाई प्रोफाइल मैटर में सीधा उसे इन्वॉल्व कर देंगे। और यही सोचते हुए उसने कहा,
दादी लेकिन मैं इतने बड़े मैटर को कैसे। अनिका मन ही मन बहुत गुस्सा थी और साथ ही साथ ये भी सोच रही थी कि कैसे इस मामले से बाहर निकला जाए। लेकिन इससे पहले कि अनिका कल्याणी को समझाते हुए अपना कोई रीजन देती, मैम्बो अंकल यानी नवीन जावेरी ने बीच में टोकते हुए कहा, अनिका बेटी, तुम्हारी दादी भी यही चाहती है कि तुम जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूट करो। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं है? क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का एक्सक्यूज तो नहीं ढूंढ रही? दादी ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं। अनिका के एक्सप्रेशंस देखकर मैम्बो अंकल को मजा आ रहा था। देखो अनिका, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी अंजी कॉर्पोरेशन पिछले कुछ महीनों से घाटे में चल रही है और तुम्हें उसमें बहुत नुकसान हो चुका है। तुम्हें अपनी कंपनी को पटरी पर लाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की जरूरत है ना? अगर तुमने जावेरी खानदान में अपना कंट्रीब्यूशन दिया और तुम्हारी वजह से हमारी ये डील क्रैक हो गई, तो दादी तुम्हारी कंपनी को बैंकक्रप्ट होने से बचा देगी। माँ, मुझे लगता है कि अनिका इस काम को करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। आपको क्या लगता है? कल्याणी के दिल में मैम्बो अंकल की एक अलग ही रिस्पेक्ट थी। वो कल्याणी के सबसे फेवरेट थे। जाहिर सी बात है कि उनके सजेशन ने कल्याणी के मन में अनिका को लेकर अटेंशन पैदा कर दी थी। तो ठीक है अनिका, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम्हें कल ही भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से मीटिंग करने के लिए जाना होगा। अपना दिमाग लगाओ और इस डील को क्रैक करो। डू नॉट लेट मी डाउन। दादी लेकिन मैं। तो ठीक है, कल अनिका हमारी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगी। फिर जो होगा देखेंगे। अभी के लिए ये मीटिंग खत्म करते हैं। जब अनिका की नजर मैम्बो अंकल पर पड़ी, जो उसे देखकर हंस रहे थे, तो अनिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। अनिका के मन में क्या चल रहा है या फिर वो क्या कहना चाहती है, किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही कल्याणी ने मीटिंग खत्म की, वैसे ही एक एक करके सभी वहां से जाने लगे थे। अनिका का मूड बहुत खराब था। घर आने के बाद जितना ज्यादा वो कल की मीटिंग के बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जावेरी खानदान में सभी को पता था कि भानुशाली ग्रुप के साथ डील करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और अब ये इम्पॉसिबल टास्क अनिका के सर पर आ गया था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो कल भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ के साथ मीटिंग में क्या करने वाली है, और यही सब सोचते हुए अब अनिका को बहुत घबराहट होने लगी थी। जब अनिका को कुछ भी समझ नहीं आया, तो अनिका ने अपनी कजिन भाग्या को कॉल किया। भाग्या अनिका से छोटी थी, लेकिन बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, और इसलिए अनिका उससे हमेशा कोई ना कोई सजेशन तो लेती ही रहती थी। साथ ही साथ अनिका भाग्या से ये भी जानना चाहती थी कि क्या उसके पास कोई अच्छे सजेशंस हैं जिनकी वजह से अनिका का काम आसान हो जाए, और उसे उसके साथ चलने के लिए कहा। क्योंकि भाग्या छोटी थी, इसलिए जावेरी खानदान उससे तो भानुशाली ग्रुप के सीईओ से मिलने का मौका नहीं देगा, लेकिन तो क्या हुआ, कम से कम वो अपनी बहन अनिका की मदद तो कर ही सकती है। फिर क्या था, तुरंत ही भाग्या अनिका के घर आ गई और दोनों कल की होने वाली मीटिंग के बारे में डिस्कशन करने लगे। डिस्कशन के बाद अनिका को वाकई में लगने लगा कि शायद वो ये काम कर सकती है। अब ना तो उसे घबराहट हो रही थी और ना ही उसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। भाग्या के कदम फ्रिज की तरफ बढ़े और फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक का कैन निकालते हुए उसने कहा, दीदी नक्श दिखाई नहीं दे रहा, घर में नहीं है क्या? मुस्कुराते हुए अनिका ने जवाब दिया, तो मैं आज ऑफिस गई थी तो मेरे साथ निकला था, और जब वापस आई तो घर पे नहीं था। लाइक आई रियली केयर। अनिका की बात सुनकर भाग्या को बोलने का मौका मिल गया। अनिका के करीब आते हुए उसने कहा, दीदी एक बात बताऊं, आई रियली एडमायर यू एंड यू आर वेरी हार्ड वर्किंग। लाइफ में ना अपनी एक गलती करती, नक्श से शादी करके। I mean, आपको 2 साल हो गए और आपने उसे डाइवोर्स लेने का सोचा भी नहीं। भाग्या की बात सुनकर अनिका ने एक लंबी गहरी सांस ली, लेकिन बोला कुछ नहीं। इससे भाग्या की हिम्मत और भी ज्यादा बढ़ गई और उसने कहा, दीदी अब आपको ना आपके बारे में सोचना चाहिए। वो नक्श आपके लिए सही नहीं है, कुछ काम का ही नहीं आपके लिए, और बड़ी माँ को भी बच्चा चाहिए। 2 साल हो गए, अब प्रेग्नेंट नहीं हुई, ना वो नक्श को फिजिकल होने देती हो, और आपकी कंपनी भी घाटे में है। आप ही सोचो कितना कर्जा है।
आप ना मेरी एक बात मानो, एक अच्छा सा रिच पावरफुल हस्बैंड ढूंढ लो, आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। मैं समझ सकती हूँ, पर अब ये सब चीजों का कोई फायदा ही नहीं है कि 2 साल हो गए मेरे शादी को, अब रहने दो, नो पॉइंट। जैसे ही अनिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही भाग्या ने अपनी टोन बदलते हुए कहा, तो जिसकी शादी होती है और वो क्या डाइवोर्स नहीं देते? हाँ? तभी अचानक से नक्श सीटी बजाते हुए अपनी ही धुन में दरवाजे से अंदर आ रहा था। जब नक्श ने भाग्या को देखा तो उसे उसकी आंखों में अपने लिए नफरत साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नक्श को कोई फर्क नहीं पड़ा। मुस्कुराते हुए नक्श अनिका के पास सोफे पर बैठ गया। भाग्या नक्श को बड़े गौर से देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, ये नक्श तो हमेशा टी शर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के घूमता है, इसके जैसा लूजर तो मैंने आज तक नहीं देखा। अनिका, तुम्हें अंजी कॉर्पोरेशन के लिए अभी भी कैपिटल की जरूरत है ना? अनिका ने नक्श की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान तो अपने नाखूनों पर था, क्योंकि कल उसकी मुलाकात भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ से हो रही थी और अनिका उसके सामने प्रेजेंटेबल लगना चाहती थी। यही वजह थी कि अनिका खामोश रही और अपना काम करती रही। ये देखकर नक्श ने फिर से कहा, अनिका, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मुझे बता दो ना, पैसे चाहिए ना तुम्हें। इस बार अनिका नक्श की बात सुनकर इरिटेट हो गई और कड़क अंदाज में बोली, तुम क्यों पूछ रहे हो ये सवाल? तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है? कुछ खजाना मिला है? और क्या तुम अंजी कॉर्पोरेशन को नुकसान से बचा सकते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो? हाँ, तुम यूजलेस हो और तुम्हें पता है कि अनिका को ये सब बारे में बात करना नहीं पसंद, पर तुम जानबूझ के ये सब करते हो ताकि मेरी बहन का मूड खराब हो जाए। तो तुम्हें समझ नहीं आता? हाँ, उससे खुश नहीं रख सकते क्या? ऐसा कुछ कर नहीं सकते तुम? अनिका ने तुरंत ही भाग्या की ओर कड़क अंदाज में देखा और उसे ये बताने की कोशिश की कि वो मुंह बंद करे और नक्श को क्रिटिसाइज ना करे। और ऐसा इसलिए क्योंकि कल जब बैम्बो अंकल ने जावेरी मैंशन में सबके सामने अनिका को एम्बैरस किया, तब एक नक्श ही था जिसने अनिका की साइड ली और उसका सपोर्ट किया। तो अब अनिका नहीं चाहती थी कि कोई भी नक्श की बुराई करे। ये पहली बार था जब नक्श ने देखा कि अनिका उसके लिए स्टैंड ले रही थी और ये देखकर नक्श के अंदर गजब की हिम्मत आ गई। अब नक्श भाग्या को घूर रहा था। मुस्कुराते हुए नक्श ने भाग्या से कहा, इट्स ओके अनिका, जब बच्चे गलती करते हैं तो बड़े ही तो माफ करते हैं, तभी तो ये लोग सीखें। वो क्या है ना भाग्या, हमारे मैटर में तुम्हें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, एक। और दूसरी बात, मैं अंजी कॉर्पोरेशन के लिए क्या कर सकता हूँ क्या नहीं तो मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि क्या है ना उससे तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात, मैं कितना यूजफुल हूँ यूजलेस हूँ उससे भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कब और क्या अंजी कॉर्पोरेशन के लिए करना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। अच्छा, बताओ बताओ, हाँ, क्या कर सकते हो अंजी कॉर्पोरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ, भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइंड ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका, ये लो तुम्हारे लिए, मतलब अंजी कॉर्पोरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देता। अमाउंट भी मुझे पता नहीं, तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया तुम्हारे लिए। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाई साहब, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, बेचना नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि ब्लैंक चेक देने से कुछ फायदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए, और तुम्हारे पास तो इतना माल है नहीं। हाँ, हम सबको पता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। देख लिया तुमने, अब वापस दे दो प्लीज। और ये बताओ, तुम्हारे पास माल है? नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके बाद खुद खर्च करने के लिए नहीं होता ना,
वो फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, ठीक है? भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी। लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा, जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका एक सेकंड प्लीज। अगर तुम चाहो ना तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकते हो कि मेरे पास पैसे हैं कि नहीं। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि अंजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है। दीदी ये आपको चेक करने बोल ही रहा है तो आप चेक कर लीजिए ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम सबको पता है उसके अकाउंट में कितने ही पैसे होंगे, 2 रुपए। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूं? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, लेकिन मैं तुमसे तो कभी झूठ बोलूंगा नहीं। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। तुम क्या लैपटॉप के अंदर ही घुस जाओगी क्या? बैठ जाओ आराम से, देख रही है ना, बैठो। तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, वैसे पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्य की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही बोली, क्या हो गया? भाग्या केम छो? શું કરે છે? भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? माँ, वो नक्श ने दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? I'm sorry, मैं वो बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जहां से भी आए हैं कोई गलत सोच से नहीं आए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिका, तुम इन पैसों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकती हो, सच में। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्य पर डाली और बोला, भाई बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद यहीं खड़े हुए, लगता है और कोई काम धंधा नहीं है। क्या करें, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है आजकल। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टंट रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जुबान नहीं थी, आज वही जुबान कैंची की तरह चल रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोले, अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। अरे अनिका, नक्श, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आए? यहाँ पे कोई नहीं है। अनिका छोड़ो ना, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था। पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों ना अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूं और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगे? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श,
मजाक करने की जरूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि पैसे कहाँ से आए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और आई होप कि ये पैसे तुम्हारे पास लीगल तरीके से आए, और अगर ये इनलीगल है ना तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर। और मुझे ना तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है। आई एम डन। अनिका मेरी बात सुनो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि ये जो पैसे हैं ये लीगल सोर्स से हैं, लीगल तरीके से, तो बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकती है। प्लीज इसे खर्च करो और अपनी यानी अंजी कॉर्पोरेशन को घर से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूं, और तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे जल्दी लौटा दूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहां से जा चुकी थी। ये जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा। शायद नक्श भाग्या की और खिंचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहां आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, नक्श, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए? इतने में अनिका ने अपनी मां को साइड में किया और उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में यह बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी। लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहां तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा। बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था, बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे थे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है।
कावेरी खानदान की सेलिब्रेशन पार्टी में नक्श पूरे समय अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी एक कड़क आवाज सुनाई दी। ओए! अरे भाई हटो! ये आवाज मैम्बो अंकल की थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है तो तुरंत ही नक्श को धक्का देते हुए बोले, अरे ये सीट मिस जूली के लिए। अरे जूली जी आप बैठिए, स्पेशल आज आपके लिए बनवाई है। अरे प्लीज बैठिए, देखिए। लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मैम्बो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस जूली। नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो, जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए ना औकात का होना जरूरी होता है। और तुम्हारी क्या औकात है, यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझे? एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नजर नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका जो इस सीन से ज्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मैम्बो अंकल इसी बात की भड़ास निकाल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनिका को एम्बैरस करना था। तुम्हें क्या हो गया आज अनिका? तुम ठीक तो हो? अनिका ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनिका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी। ऊपर से मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए कल्याणी भी उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनिका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के लुक्स भी बदल गए थे। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह थी और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूं कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहां से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ, ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि
आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। ये सोच सोच कर ही अनिका को मजा आ रहा था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। अनिका, कैन आई आस्क यू समथिंग? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये हार कितने में खरीदा, मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब! लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और बोली, अनिका, सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर। चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला। क्योंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे, इसलिए अनिका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श जो ज्यादा दूर नहीं था, वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गेस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। अगर नक्श का गेस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी। ओह, तो ये विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करे। अगर नक्श ने यहाँ कुछ ऐसा वैसा हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान कोई एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी के टैक्स प्रॉब्लम्स भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बैन होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं। लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों? ये अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान के बैंकक्रप्ट होने के पीछे क्या कहानी है? क्या विहान अपनी आप बीती अनिका को बताएगा? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विहान ने तो अनिका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनिका को एक और नकली हार देगा? अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा? ऐसे और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।